आपको जो बोलना चाहूँगा कि अगले हफ्ते भी हम इसी समय मिलेंगे। आप में से जो लोग सुन रहे हैं ज़रूर उसे लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये जो प्रोपेगेंडा वॉर है, ये जो शुरू हुआ, पाकिस्तान ने शुरू किया, चाइना ने शुरू किया, वो अभी तक शुरू है और हमारे में से कुछ लोग हैं जो इसका विक्टिम हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान क्या करेगा, चाइना क्या करेगा, क्या लड़ाई शुरू होगी कि नहीं, लड़ाई होती है तो हमारा क्या हाल होगा। यानी कि अभी भी कुछ लोग हैं जिनका जो बिल्कुल वरिड है कि ये कैसे, अगर चाइना और पाकिस्तान एक साथ लड़ाई करते हैं तो क्या होगा। कुछ लोगों को फिक्र है कि नेपाल है वो क्या करेगा। बिल्कुल कोई भी फिक्र करने की बात नहीं है। प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का आप विक्टिम मत हो। और जो इकोनॉमिक बॉयकॉट हमने चाइना के ऊपर करना है वो डेफिनेटली उसे जारी रखो। अभी मेरे घड़ी में 11:30 हो रहे हैं। मैं 50 मिनट आपसे बात करने वाला हूं और 10 मिनट जो आपके सवाल जवाब है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो मेरा आज का विषय है उसके लिए मैं शुरुआत करता हूं। मेरा आज का विषय है कि ये जो हाइब्रिड वॉर, यानी कि एक लड़ाई जो चाइना हमारे खिलाफ लड़ रहा है, इसके अंदर वो पाकिस्तान का कैसे इस्तेमाल कर रहा है, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ भी हम किस प्रकार से लड़ाई कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान के बारे में जो जानकारी है ये सभी इंडियंस को होती है, और ऐसा कोई भी इंडियन नहीं होगा कि जो जिसे पाकिस्तान से प्यार है। लेकिन जिस इम्पोर्टेंट यह है कि पाकिस्तान एग्जैक्टली क्या करता है, चाइना उनसे किस प्रकार की मदद करता है और हम उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई करते हैं, ये चीज़ें हैं, ये समझने की बात है। केवल भारत माता की जय पुकार के नहीं होगा। अच्छा है भारत माता की जय, छत्रपति, लेकिन एग्जैक्टली क्या कार्रवाई करनी चाहिए जानकारी हमें। ये जो पाकिस्तान चाइना की जो एक्सिस है करूंगा, वो किस प्रकार से लड़ते हैं ये बात करूंगा। बात होती, अफगानिस्तान की भी बात हो जाती है, तो इसलिए अफगानिस्तान की भी थोड़ी सी बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारी बातचीत होगी। मैं पहले जो सब ग्रेट इंडियंस थे उन्होंने काफ़ी साल पहले देखा कि इस देश के दुश्मन कौन है, पाकिस्तान चाइना लिखा, लेकिन देश ने उसके ऊपर गौर नहीं किया। उनको अभिवादन करना चाहता हूँ। स्वतंत्रवीर सावरकर, इन्होंने बोला था कि चाइना जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, हमने तिब्बत को रिकग्नाइज करना चाहिए, किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। स्वामी विवेकानंद 1900 में के अंदर उन्होंने बोला था कि ये जो ड्रैगन है हमें आगे आने वाले दिनों में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। ये स्वामी जी ने ये बहुत पहले कहा था। योगी अरविंद घोष है, उन्होंने बोला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी चाइना के बारे में बात की थी, लेकिन कोई ने किसी ने उस पर गौर नहीं किया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बोला था, जब हमारे सरकार ने उस समय चाइना को रिकग्नाइज किया इन 1949, तब बाबा साहेब आम्बेडकर ने बताया चाइना का मुकाबला आप कर सकते हैं। बीच में नेटवर्क के कारण छोटी बहुत प्रॉब्लम होगी, उसके फिक्र मत करना, मेरी आवाज़ आपके पास पहुंच जाएगी। मेरा चेहरा दिखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और अगर कुछ गलती हो जाती है तो बाद में इसकी आपके पास एक लिंक भी आ जाएगी, क्योंकि अभी सिग्नल वीक हो रहा था इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो बाबा साहेब आम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वामी विवेकानंद, स्वतंत्रवीर सावरकर, ये सभी का हमने ध्यान नहीं दिया, और इसका हालात आप आज देख रहे हैं कि चाइना हमें किस प्रकार से तंग कर रहा है। देख रहा था, ये बीच में कुछ लोग हैं कि जो बीच में कॉल करते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। तो न्यूज़पेपर्स में आज कर आपने पढ़ा होगा तो कुछ खबर आई है कि जो आज की परिस्थिति के बारे में है। हमारे सरकार ने काफ़ी सारी चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया है, जिसमें जूम है, जिसमें अलग अलग प्रकार है। इसके सिवाय जो एक ऑस्ट्रेलिया के बारे में खबर आई थी कि ऑस्ट्रेलिया की जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है
उनके ऊपर एक साइबर अटैक हुआ है। देखिए, हमारी बैंकिंग प्रणाली ये इंटरनेट के ऊपर बेस्ड है, हमारी रेलवे की रिजर्वेशन सिस्टम ये इंटरनेट के ऊपर बेस्ड है। अगर इस पे कोई अटैक करे और उसको बंद करे तो कितना देश का नुकसान होता है आप समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार का ये जो साइबर अटैक है ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हुआ है, और जिस स्केल से हुआ है लगता है कि ये चाइना के सिवाय या और कोई कर ही नहीं सकता है। इतना ही नहीं, तो जो साउथ ईस्ट एशिया के देश है उनको अभी धमकी मिल रही है, अगर हम हमारा कहना नहीं सुनोगे तो हम आपके ऊपर साइबर अटैक करेंगे, जिससे आपका बहुत ही आर्थिक नुकसान होगा। कल की ही बात है, आपको पता ही होगा कि चाइना का जो कोस्ट गार्ड है उन्होंने वियतनाम की 2 फिशिंग बोट्स जो मच्छी पकड़ रही थी साउथ चाइना समुद्र के अंदर, उसको डुबा दिया। देखिए, ये जो इंटरनेशनल वाटर्स होता है ये पूरी दुनिया का होता है, लेकिन उसको डुबा दिया और दुनिया में किसी कहीं पर भी हलचल नहीं है। देखिए कितनी दादागिरी है। इतना ही नहीं, तो एक चाइना के बारे में खबर आई थी कि चाइना में अभी काफ़ी सारा इकोनॉमिक स्लोडाउन हो गया है, क्योंकि इतने सारे देश, अमेरिका है, यूरोप है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और हिंदुस्तान भी है, जो चाइना से कोई चीज़ अभी लेना नहीं चाहता है। और ऐसे माना जाता है कि जो वर्ल्ड ट्रेड है, जिसमें जो सप्लाई चेन है, इसमें से ऑलमोस्ट 50 to 60% जो सप्लाई फिनिश गुड्स का होता है वो चाइना से दुनिया के पास पहुंचता है। जब सब दुनिया उनसे गुस्सा हो जाती है तो वो उनसे कोई चीज़ लेना नहीं चाहती। तो अगर ये 10-15% भी कम हो गया तो चाइनीज़ इकोनॉमी का बहुत ही बड़ा हाल होने वाला है। आज 20% के ऊपर पहुंची है। जो उनके माइग्रेंट लेबर्स है, जो सिटीज़ में जाके काम करते हैं, उनका हालात काफ़ी ख़राब हो गया है। युआन की जो कीमत है ये काफ़ी कम हो गई है। तो इसलिए एक ये भी माना जाता है कि अचानक चाइना जो हमारे साथ साथ बहुत ही ऑफेंसिव हुआ है लद्दाख के अंदर, उसका कारण है कि वो अपने लोगों, जो अपने देश के लोग हैं, उनका ध्यान हटाते हुए इंटरनेशनल लेवल पे ले जाता है और वो बोलेगा कि भाई हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन इंडिया है, हमारा दुश्मन अमेरिका है, हमारा दुश्मन ताइवान है, हमारा दुश्मन साउथ ईस्ट एशिया के देश है जो हमारा समुंदर ले रहे हैं। तो वो अपने लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई कर रहा है। लेकिन अभी सवाल ये है कि ये कब तक चलेगा? तो ये स्टैंड ऑफ जो है बहुत दिन चलेगा। हमें आप इसके लिए लॉन्ग ड्रॉन एक लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए। और जैसे मैंने बोला था, स्टैंड ऑफ ख़त्म होता भी है तो भी चाइना ने फिर एक बार हमारे से पंगा लेते रहना है, हमें तंग करते रहना है। उसका एक ही कारण है कि वो हिंदुस्तान को नंबर 1 एनिमी समझता है। वो सोचता है अमेरिका के बाद हिंदुस्तान एक देश है जो उनके और दुनिया को कैप्चर करने के बीच में वो खड़ा हो सकता है। अभी ये सब जब हलचल हो रही थी तो हमारे देश में क्या चल रहा था? अगर आपने टीवी डिबेट सुने होंगे तो इस टीवी डिबेट के ऊपर लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे कि हमने ये किया, तुमने ये किया, वो किया। मैंने पहले भी बोला है, जब तक देश इकट्ठा नहीं होता तब तक ये जो चाइनीज़ का जो मल्टीफेरस चैलेंज है इसे हम पूरी तरह से फेस नहीं कर पाएंगे। मिलिट्री चैलेंज के बारे में तो मैंने बोला ही है। अभी मैं ये जो थोड़ा सा मैंने अपडेट दिया, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ हो रही है, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इसलिए आपको ये पता ही होगा, इसलिए मैंने बहुत ब्रीफ में बताया। अभी जो मेरा आज का विषय है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ये जो इविल एक्सिस चाइना के साथ बनी है वो क्या करते हैं और मोर इम्पॉर्टेंट हमने क्या करना चाहिए। तो मैं शॉर्ट में आपको पाकिस्तान के बारे में बताऊंगा। 1947 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग देश हो गए। पाकिस्तान 2 हिस्से में बढ़ गया, एक तो वेस्ट पाकिस्तान यानी कि फ़िलहाल का पाकिस्तान, और ईस्ट पाकिस्तान यानी कि फ़िलहाल का बांग्लादेश। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हो गए तो उस समय 1950 में सबसे पहली सेंसस हुई। तब ये नज़र पाया था कि तकरीबन पाकिस्तान में तभी भी 23% या 22% हिंदू और अल्पसंख्यक यानी कि क्रिश्चियन, सिख्स,
जैन बुद्धिस्ट बचे हुए थे। लेकिन आज का हालात ये है कि ये संख्या जो है ये 9% से भी कम हो गई है। तो बाकी 16-17% कहाँ चले गए? या तो वो मारे गए या कुछ उसमें से हिंदुस्तान में आ गए या कुछ कन्वर्ट हो गए। तो पाकिस्तान का जो एनिमिटी हमारे देश के साथ है वो 1947 में शुरू हुआ और आज भी चल रहा है। तुरंत 47 में लड़ाई शुरू हो गई जो 6 महीना चली, जिसमें इंडियन आर्मी ने ऑलमोस्ट मुजफ्फराबाद तक प्रवेश किया, लेकिन आर्मी को वहाँ से वापस बुलाया गया। और लेकिन कश्मीर हमारे पास तब भी रह गया। तो 47 की लड़ाई के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, ये एक अलग विषय है, लेकिन हमने ये लड़ाई जीती। लेकिन तब से कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान से पास चला गया, जिसे अभी POJK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर बोला जाता है। अगर हम उस तो शायद आना था। इसके बाद 1962 वॉर के बारे में मैंने जब चाइना की चैलेंज की बात की तब मैंने बताया था कि ये इसमें हार जो हुई थी, ये हार हुई थी हमारे पॉलिटिकल नेतृत्व की, ना कि हमारे आर्मी की, क्योंकि 90% आर्मी ने उस लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन 1962 के तुरंत बाद 1965 का वॉर हुआ। 1965 के वॉर ये क्यों हुआ? पाकिस्तान ने सोचा कि अभी हिंदुस्तान का हालत ख़राब है, ये समय है, उनका 62 में मिलिट्री डिफीट हो गया है, पॉलिटिकल डिफीट हो गया है, उनका नेतृत्व बदली हो गया है। तो ये समय है कि जब लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के पंतप्रधान थे, शायद वो कॉम्प्रोमाइज पंतप्रधान थे। मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि अभी इंडिया वीक है तो उन्होंने हमला कर लिया। और उस समय उनके पास पूरी मॉडर्न इक्विपमेंट थी, यानी कि सेबर जेट्स जो उस समय के सबसे आधुनिक हवाई जहाज़ थे, पैटर्न टैंक्स जो उस समय के बिल्कुल अत्याधुनिक टैंक्स थे, और उन्होंने हमला किया। 65 की लड़ाई हमने जीती, हमारी फ़ौज लाहौर तक पहुंच गई थी, हमने हाजीपीर का जो पास है, खिंड है, उसे कैप्चर कर लिया। और पाकिस्तान के जो मॉडर्न वेपन्स जो उन्हें मिले थे प्रदेश से, उसे डिफीट किया, क्योंकि हमारे जो सोल्जर्स थे ये बहुत ही ब्रेव थे। अब्दुल हमीद ने 5 पाकिस्तानी रनगाड़ों को खेमकरण जो पंजाब में है वहाँ पे मार के गिराया। तो 65 की लड़ाई हम जीत गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1917 में लड़ाई हो गई, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा जो बांग्लादेशी है, जिसको उस समय बंगाली बोला जाता था, वो हमारे देश में आ गए। और तब जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस इंदिरा गांधी, उन्होंने फैसला किया। उनके साथ जो नेतृत्व था वो बहुत ही बढ़िया था, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। और 71 की लड़ाई कैसे लड़ी गई उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा। दैट वाज द बिगेस्ट विन इंडिया एवर सिक्योर्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ एक बहुत ही कामयाब हीरो है, उसके बारे में हम सब जानते हैं। लेकिन मैं बोलना ये चाहता हूँ कि 71 वॉर होने के बाद लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि शायद अभी तो पाकिस्तान सबक सीख जाएगा और अपनी बिहेवियर इम्प्रूव करेगा, लेकिन नहीं। उन्होंने उसके बाद एक अलग प्रकार का युद्ध शुरू किया, जिसे वो ऑपरेशन टोपैक बोलते हैं या ऑपरेशन काराकोरम। बिल्कुल शॉर्ट में मैं बोलूँगा, ऑपरेशन काराकोरम और पहले वाले जो युद्ध हुए, युद्ध ये कन्वेंशन वर्सेस, लेकिन इस अनकन्वेंशनल लड़ाई के अंदर पाकिस्तान हमारी अलग अलग सीमाओं से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अंदर, यानी कि इंस्टीट्यूशंस क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है, सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, जनता होती है, NGOs होते हैं, और सबवर्शन शुरू किया। और उसके बाद तकरीबन 80s के अंदर 1980 में यह लड़ाई एक्चुअली शुरू हो गई। ऑपरेशन काराकोरम के 3 हिस्से थे, काराकोरम 1, काराकोरम 2 और काराकोरम 3। काराकोरम 1 यानी कि खालिस्तान का दहशतवाद कैसे चालू हुआ था,
आपको पता है उस समय मैं पंजाब में था, हमने बहुत ऑपरेशंस में हिस्सा लिया था, ब्लू स्टार हो, ऑपरेशन अवर्ट हो, ऑपरेशन रक्षक हो। वो अभी इसके बारे में बातचीत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन हमने 90 तक खालिस्तानी जो दहशतवाद था उसको तोड़ दिया था, क्योंकि आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया और इसी प्रकार का अच्छा काम पंजाब पुलिस ने किया। और हमारे महाराष्ट्र के कुछ कामयाब लोग थे, खास तो पुलिस, उन्होंने भी वहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया। मैं दो के नाम लेना चाहूँगा। एक तो थे जूलियो रिबेरो, जो हमारे डीजीपी थे महाराष्ट्र के, और उसके बाद वो पंजाब में चले गए और पंजाब में उन्होंने बहुत ही बढ़िया कार्रवाई की, टिट फॉर टैट। वो एक अपने आप में अलग ही लड़ाई थी। दूसरे थे उस समय डीआईजी थे विर्क, आज भी महाराष्ट्र में बसे हुए हैं, तो उनको पंजाब भेजा था, उन्होंने बढ़िया काम किया था। बाद में वो हमारे महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी बने थे। तो काफ़ी सारे लोग हैं। उसके बाद केपीएस गिल ने क्या किया आपको पता ही है। तो मैं खालिस्तानी दहशतवाद के बारे में अभी बात नहीं करूँगा, उनका कंबरडा टूट गया है। उसके बाद कश्मीर में गड़बड़ शुरू हो गई। 1980 तक कश्मीर को पैराडाइज बोला जाता था। उसके बाद जो गड़बड़ शुरू हो गई, दहशतवादी घुसे। एक समय था कि कश्मीर के अंदर 1984 में इंडियन आर्मी को काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया। एक समय था कि तकरीबन 6,500 से 7,000 दहशतवादी कश्मीर में कार्यरत थे, हिंसाचार कर रहे थे, और हर साल 2,500 से 3,000 नए दहशतवादी आने की कोशिश कर रहे थे। उनकी कमर हमने कैसे तोड़ी ये आपको पता है। और आज का हालात यह है कि कश्मीर में तकरीबन 200 से भी कम दहशतवादी माने जाते हैं। लेकिन आज की सुबह की खबर है, मैं टीवी अब भी 15 मिनट देख रहा था, आप लोगों ने भी देखा होगा, तब बात न्यूज़ आई थी कि इंडियन आर्मी ने शोपिया के अंदर जो कश्मीर वैली में है, एक और दहशतवादियों को मार के गिराया है। और इसके सिवाय कुछ दहशतवादी श्रीनगर में पकड़े अपने कॉर्डन के अंदर है, जहां पे मुठभेड़ जारी है जब हम बातचीत कर रहे हैं। मैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को बेस्ट विशेष देता हूं, और शायद हमारी लेक्चर ख़त्म होने तक हमें अच्छी खबर मिलेगी कि और कोई दहशतवादी मारे गए हैं। तो कश्मीर का दहशतवाद ये एक अलग विषय है। इसके बाद नक्सलवाद या माओवाद सेंट्रल इंडिया में शुरू हुआ, उसमें क्या चल रहा है, आज भी वो कार्यरत है। नक्सलवाद एक अलग सब्जेक्ट है, और ये अपने आप को खुद को CPIM मानते हैं, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट। माओ के समर्थक है, और उनको चाइना से मदद मिलती है। वो मदद या तो शस्त्रास्त्र की हो या किसी और की हो। तो ये सब ये चल रहा है इसके। लेकिन आज अगर हम देखें तो आज पाकिस्तान में क्या हालात है, तो पहले हम बात करते हैं पाकिस्तानी आर्मी के बारे में। पाकिस्तानी आर्मी एक सबसे बड़ा हथियार है जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा बड़ा हथियार है पाकिस्तान में जो है दहशतवादी। तो पहले आर्मी के बारे में बात करेंगे और बाद में दहशतवादियों के बारे में बात करेंगे। ट्रेडिशनली 85% ऑफ पाकिस्तानी आर्मी वॉज डिप्लॉयड ऑन द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर वो तैनात थे। लेकिन आज का हालात यह है कि पाकिस्तान में दहशतवाद खुद अंदर ही इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि उन्होंने ये आर्मी जो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर थी वो कम कर दी है, और 50% आर्मी आज पाकिस्तान के अंदर दहशतवादी विरोधी अभियान कर रही है। बलूचिस्तान में कर रही है, वजीरिस्तान में कर रही है, सिंध में कर रही है, वो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की सीमा है वो गार्ड कर रही है। जो पाकिस्तान और श्रीलंका की जो सीमा है, मेरी गलती हो गई, पाकिस्तान और ईरान की जो सीमा है वो गार्ड कर रहे हैं। तो यानी कि उनका हालात अभी बहुत ही बुरा है, और केवल 25-30% जो आर्मी है वो हमारे सीमा के ऊपर, यानी इंडिया पाकिस्तान सीमा के ऊपर डिप्लॉयड है। पाकिस्तान आर्मी की भी कैजुअलिटीज़ काफ़ी हो जाती है, वहाँ पे लोगों की भी कैजुअलिटीज़ बहुत होती है। अगर आप फिगर्स सुनना चाहेंगे तो आप ये फिगर्स आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट पे मिलेगा, या साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल है
उस पे मिल जाएगा कि हमारे देश में हर साल तकरीबन 900 से 1000 लोग दहशतवाद और अलग अलग इंटरनल सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस है उस पर मारे जाते हैं। इसमें 300 350 फौज के हमारे अधिकारी और जवान होते हैं, 350 400 दहशतवादी होते हैं और 200 300 आम सिविलियंस होते हैं। ये फिगर है जो अभी कम हो गई है पिछले 4-5 साल से, लेकिन अभी भी यही चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान जिसकी लोक संख्या 20 करोड़ के आसपास है, वहाँ पर हमारे से 10 गुना ज़्यादा उनके लोग और सैनिक ये मारे जाते हैं। यानी कि जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन जो पाकिस्तान में है वो काफ़ी ख़राब है। ख़ास तो बलूचिस्तान के अंदर, जहाँ पे बलूचिस्तान बनना चाहता है। सिंध जो उनका प्रांत है वो बोलता है कि वहाँ पे जियो सिंध ये मूवमेंट चल रही है, वो देश से अलग होना चाहते हैं। जो अफ़गानिस्तान से जो लगा हुआ वज़ीरिस्तान है या उसको फाटा यानी कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया बोला जाता है, ये अफ़गानिस्तान के साथ जाना चाहता है। जो कुछ सुन्नी पॉपुलेशन है अपनी पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो ईरान के साथ लगी हुई है वो ईरान में जाना चाहता है। और शायद जो पाकिस्तान जम्मू पीजे के है यानी कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, वो शायद हमारे कश्मीर के साथ जुड़ना चाहता है। तो इस प्रकार की अलग अलग मूवमेंट शुरू है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन एक चीज़ पता होनी चाहिए कि वहाँ पे लेवल ऑफ वायलेंस ये बहुत ही हाई है। आज पाकिस्तान में स्मॉल आर्म्स यानी कि हथियार इतने इजीली मिल जाते हैं कि वहाँ पे कोई भी लड़ाई होती है तो वो राइफल से होती है। ये माना जाता है कि हर एक पाकिस्तानी के लिए पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 3 या 4 AK-47 राइफल्स अवेलेबल है। अगर हमारे देश में किसी 2 आदमी के बीच पे लड़ाई हो जाती है तो पहले तो वो चिल्लाते हैं, उसके बाद तो एक दूसरे को मतलब हाथ पाँव से मारते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे गोलियाँ फायर नहीं होती, कभी कभी चाकू वगैरह इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन अगर आपका राइफल है तो ऑब्वियसली लेवल ऑफ वायलेंस जो है आपकी ये बहुत ही ऊपर जाएगी। तो ये इंटरनल सिचुएशन जो उनकी जो है वो काफ़ी ख़राब है। और पाकिस्तानी आर्मी आज बलूचिस्तान में जो बड़े हथियार है उसका इस्तेमाल करते हुए बलूचिस्तान के जो रिबेल्स है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अभी जो इंडियन आर्मी है, जो आज का भी ऑपरेशन चल रहा है शोपिया के अंदर, वहाँ पर इंडियन आर्मी कौन से शस्त्र इस्तेमाल करती है? केवल राइफल यानी कि जो पर्सनल आर्म्स होते हैं। वहाँ पे तोप खाने का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहाँ पर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रही है, हेलीकॉप्टर गनशिप का इस्तेमाल कर रही है, आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रही है। और आज माना जाता है कि बलूचिस्तान में सैकड़ों बलोची एक्टिविस्ट है कि जो अपने घर से गायब ही हो गए हैं। सिमिलरली सिंध में भी काफ़ी सारे एक्टिविस्ट हैं जो गायब ही हो गए हैं। वो कहाँ गए कोई नहीं जानता, ये लगता है कि पाकिस्तान ने उनको मार दिया है। तो पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन जो है ये बहुत ही ख़राब है। इसके साथ साथ मैं उस कॉरिडोर की बात करूंगा जिसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोला जाता है। चाइना पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर, हमारे में से कुछ एक्सपर्ट है वो सोचते हैं कि हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा धोखा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि वो वहाँ पे एक जाल में फंस गया है और जो उन्होंने कर्जा लिया है चीन से वो कभी भी उसको पेमेंट नहीं कर पाएगा और वो चीन का जो आर्थिक गुलाम है वो आर्थिक गुलाम बनने वाला है या बन गया है। दूसरा, इसका असर जो चीन है उसके ऊपर भी बहुत ख़राब हो रहा है। 4,500 किलोमीटर का ये जो रास्ता है, ये ग्वाडर बंदर जो पाकिस्तान का है, जो अरेबियन समुंदर के अंदर है, वहाँ से शुरू होता है। ये बलूचिस्तान, सिंध, अलग अलग प्रांतों से जाते हुए वो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में प्रवेश करता है। गिलगिट बाल्टिस्तान से वो आगे जाता है और वो शिनजियांग प्रोविंस जो चाइना का है, जहाँ पे उइगर मुस्लिम्स रहे, वो एंटर करता है। अभी यहाँ इस रोड के ऊपर 50 से 60 अब्ज डॉलर इतना बड़ा खर्चा हुआ है। अभी इस रोड का इस्तेमाल कौन किसके लिए कर सकता है?
इस रोड का इस्तेमाल पाकिस्तान कैसे करेगा? तो सीधी बात है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो धंधा है, सबसे बड़ा जो ऑक्यूपेशन है, वो है दहशतवाद। आज पाकिस्तान में सभी इंटरनेशनल दहशतवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, या तो वो तालिबान के हो, या अलकायदा के हो, या आईसिस के हो, या कोई भी जो कहीं पर भी काम करना चाहते हैं। तो दहशतवादियों को रोड की तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो अगर आप इतना कॉस्टली रोड बांधेंगे जिसका आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, तो आपको उसका क्या फ़ायदा होगा? आप उसमें फंसने वाले हैं। इतना ही नहीं, चाइना ने जब ये ग्वाडर बंदर बनाया था, हमारे में से कुछ एक्सपर्ट्स ने बोला कि बहुत बड़ा धोखा है ये। धोखा तो चाइना को ही है, क्योंकि उन्होंने जब बंदर बनाया, जब उन्होंने उसको वहाँ पे बहुत मॉडर्न इक्विपमेंट लगाई, तो वो सोच रहे थे कि तकरीबन 5 से 6 हज़ार शिप्स, यानी कि जहाज़ें, यानी कि बोट्स, उस बंदर को विजिट करेगी, जहाँ से चाइना ट्रेड करेगा मिडिल ईस्ट के देशों के साथ, और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हुए जो शिनजियांग है वहाँ पे पहुँच जाएगा। आज का हालात क्या है? आज का हालात यह है कि जहाँ पर वो सोच रहे थे कि 5 से 6 हज़ार बोटें आएगी, शिप्स आएगी, वहाँ पे 5 या 6 बोट्स भी नहीं आती है पूरी साल के अंदर। यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाया हुआ है, वो पूरा उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे, जहाँ पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है सैटरडे संडे, अब वहाँ पे ट्रैवल भी नहीं कर सकते हो, फिर भी इतना दिन हमने टोल भरने के बावजूद उसका पूरा खर्चा हमने अभी नहीं हमने रिकवर किया है। हमें और कुछ साल लगेंगे कि जितना खर्चा इस रोड के ऊपर हुआ है उसे रिकवर करने के लिए। तो ये जो सीपीएससी कॉरिडोर है, ये एक वाइट एलिफेंट बना हुआ है, क्योंकि इसमें दूसरा प्रॉब्लम यह है कि वहाँ उसके ऊपर ये जो अलग अलग जो रिबेल्स है, अलग अलग बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वगैरह, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं और उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके सिवाय इसमें से आधा रास्ता ये 12,000 फुट 13,000 फुट इतनी ऊपर से जाता है कि जो स्नोफॉल, यानी कि जब बर्फ़ गिरती है तब वो बंद हो जाता है। तो ऐसी हालत में इस रोड की प्रोटेक्शन करने के लिए चाइना ने ये माना जाता है कि अपने 2 डिवीज़न आर्मी उस रोड के साथ साथ लगाई हुई है, यानी कि तकरीबन 35 से 40 हज़ार ट्रुप्स। और पाकिस्तान ने भी 1 से 2 डिवीज़न वहाँ पे लगाई हुई है, यानी कि उतने ही ट्रुप्स। अगर आप 40, 50, 60 हज़ार ट्रुप्स को इसकी प्रोटेक्शन के लिए लगाते हो तो कॉस्ट कितनी बढ़ेगी? तो ये सब कहने का मतलब यही है कि इससे कॉस्ट ऑफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बढ़ जाती है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का आज हालत क्या है, इसके ऊपर मैं केवल 2 मिनट ही बोलूँगा। आज उनका हालात ये बहुत ही बुरा है। उसकी पहले मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि एग्जैक्ट हालत आज इस समय क्या है। पाकिस्तान की जो हालात है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो निगेटिव में चली गई है, यानी कि उन बदले वो कम हो रही है, जिससे वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रही है। और काफ़ी सारे जो पाकिस्तानी है जिनके पास पैसा है वो परदेशों में भाग जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे महंगाई बढ़ रही है। आप पाकिस्तानी इकोनॉमी के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। उनकी इकोनॉमी की हालत इतनी ख़राब है कि आज जो उनका बैलेंस ऑफ ट्रेड है, यानी कि वो चीज़ें प्रदेश से ज़्यादा लेते हैं और प्रदेश को देते हैं वो चीज़ें बहुत ही कम होते हैं। तो ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड की पेमेंट करने के लिए, पाकिस्तान को जिंदा रखने के लिए वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्जा लेते हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे ख्याल से ये 15वीं या 16वीं बार उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्जा लिया होगा। एक कर्जा लेते हैं पहले वाला कर्जा फेडने के लिए, यानी कि कर्जा उनका हर साल बढ़ ही जाता है, आगे होता ही नहीं है। वो कभी उसके कैपिटल की पेमेंट करना या उसकी ये पेमेंट करना कभी होता ही नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि चैट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने जैसे पहले ही बोला था कि मैं एक लास्ट में 10 मिनट ज़रूर रिज़र्व रखूँगा, जहाँ पर कुछ जो सवाल है उसमें से उसके ऊपर बातचीत करने के लिए हमें मौका मिलेगा।
तो अभी पहले मुझे सुन लीजिए और उसके बाद ज़रूर हम क्वेश्चंस के ऊपर बातचीत करेंगे। तो इकोनॉमी के हालात एकदम ख़राब है, निगेटिव हो रहा है। और आज को आपको एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स पता होना चाहिए। पाकिस्तान का जो रेवेन्यू जनरेशन होता है और उनका जो खर्चा होता है, जो उन्होंने कर्जा लिया है उसको पेमेंट करने के लिए, और दूसरा डिफेंस बजट यानी कि फ़ौज को जिंदा रखने के लिए जो फ़ौज के ऊपर जो खर्चा करते हैं, इन दोनों की अगर आप टोटल करें, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट जो वापस कर रहे हैं आप, जो पहले के कर्जा का है, और दूसरा पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस का बजट, इन दोनों की टोटल करेंगे तो वो 105 या 106% हो जाता है पाकिस्तानी बजट का। यानी कि पाकिस्तान अपने आर्मी को दुनिया से कर्जा लेके मतलब आगे चलाता है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत बहुत ही ख़राब है। कितने दिन टिकेंगे? काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि शायद वो कोलैप्स होंगे, लेकिन मेरा मानना इसके ऊपर यह है कि पाकिस्तान की हालात तो गंभीर होती रहेगी ही, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस है, वो उनका जो गर्दन है वो पानी की बाहर रखेगा। सऊदी अरेबिया है, इतर सारे मिडल ईस्ट के देश है, और चाइना भी उनको हथियार देता रहेगा और उनकी गर्दन पानी के ऊपर रखेगा ताकि वो डूब ना जाए। तो इसलिए पाकिस्तान जिंदा रहेगा, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। हमें तकलीफ़ करेगा, उसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए। हम इसलिए कि हमारा विषय था कि चाइना पाकिस्तान इविल एक्सिस, तो हम ये बातचीत करेंगे कि पाकिस्तान को चाइना किस प्रकार से मदद कर रहा है इस हालात में। एक तो जितने भी पाकिस्तान के काफ़ी सारी वेपन्स है, ये पहले वेस्टर्न ओरिजिन के होते थे। सेबर जेट्स या पैटर्न टैंक का मैंने शब्द इस्तेमाल किया था, लेकिन अभी के हालात में काफ़ी सारी वेपन्स जो है उनके ये चाइनीज़ ओरिजिन के हैं, जो चाइना ने उनको थोड़े सस्ते में दिए है। जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाए हुए हैं, इसके बारे में बातचीत मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। अगर सवाल है तो बात हम कर सकते हैं। तो ये वेपन्स जो बनाए, उनके एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर AQ खान, उन्होंने बनाया। लेकिन आपको क्या ये पता है कि डॉक्टर AQ खान जिन्होंने ये वेपन्स बनाया, कि उन्होंने कुछ डिज़ाइंस चोरी किए, कुछ रॉ मटेरियल चोरी किया, कुछ लोगों को यहाँ से लाया वहाँ से लाया। वो खुद एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि वो एक मेटलर्जिस्ट थे। मेटलर्जिस्ट यानी कि जो मेटलर्जी के बारे में जानते हैं, कि एक मेटलर्जिस्ट ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना तो आप देख लिए कि उन्होंने सीक्रेट चुराए, लेकिन उनको जो कुछ क्रिटिकल असेंबलीज थी, खास तो ट्रिगर वगैरह, इसमें चाइना ने मदद किया हुआ है। आज पाकिस्तान के पास सभी मॉडर्न मिसाइल्स है। तो ये मिसाइल्स कहाँ से मिले हैं उनको? घोरी है, बाबर है, वगैरह वगैरह मिसाइल्स या क्षेपणास्त्र, ये उन्हें नॉर्थ कोरिया से मिले हैं। नाम तो पाकिस्तानी होते हैं, लेकिन आए है ये नॉर्थ कोरिया से। और नॉर्थ कोरिया को देने के लिए किसने बोला? तो चाइना ने उनको देने के लिए बोला है। इसके सिवाय चाइना जो है पाकिस्तान को अलग अलग इंटरनेशनल फोरम्स में मदद करता है। आर्टिकल 370 के बाद उन्होंने उसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सब्जेक्ट को उठाने की कोशिश की। जब हमारा देश चाहता था कि हाफिज़ सईद जो है दहशतवादी है, उससे पूरी दुनिया उससे तंग है, तो वो चाहते थे कि अब इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए, जो कि एक बिल्कुल ही सही बात है। लेकिन चाइना ने वेटो पावर का इस्तेमाल किया और आगे जाने नहीं दिया। पूरी दुनिया के पास आजकल प्रूफ है कि जहाँ पर भी दहशतवाद चल रहा है, उगम है, ये पाकिस्तान में है। तो लेकिन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में बचाया पाकिस्तान को चाइना ने। इसी प्रकार से जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई भी डिप्लोमेटिक प्रेशर आ जाता है, तो पाकिस्तान को चाइना बचाते रहता है, यानी कि उनको बहुत सारी मदद करता है। तो ये जो चाइना की मदद जो चल रही है, ये तो चलेगी ही, क्योंकि चाइना पाकिस्तान की मदद से हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रोक के रहना चाहता है। आज की हालात क्या है? कश्मीर वैली में 200 दहशतवादी तकरीबन होंगे, जिसमें से आज 1-2 मारे जाएंगे। तो लेकिन फिर भी एक बार फिर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है दहशतवाद को पुनर्जीवित करने के लिए चाइना की मदद से कश्मीर वैली के अंदर। दूसरी चीज़ जो वो कर रहे हैं, जिसे बोले कि नार्को टेररिज्म, यानी कि खालिस्तान दहशतवाद को वो पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है।
आपने ये जो कॉरिडोर बना था जहाँ पे गुरु नानक देव की 550 बर्थ सेलिब्रेशंस था, इसलिए वहाँ पे जो गुरुद्वारा जो पाकिस्तान में बसा हुआ है वहाँ पे सिख भाविक जाना चाहते थे, तो उसका इस्तेमाल करते हुए जिसे करतारपुर कॉरिडोर बोला जाता है, जो जो जन्म स्थान है गुरु नानक देव का, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हुए वो कुछ लोगों को सबवर्ट करना चाहते हैं और कुछ रेडिकल्स जो कनाडा में वगैरह में बसे हुए उनकी मदद से वो खालिस्तानी दहशतवाद को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, उनको यश मिला नहीं है। इसके सिवाय पाकिस्तान आज हमारे देश में अलग अलग सीमा का इस्तेमाल करते हुए नैर्को टेररिज्म यानी कि नैरकोटिक्स को अंदर भेजने की कोशिश करता है, जिसमें उनको काफ़ी बार कामयाबी मिलती है। नैरकोटिक्स हमारे शहरों को बड़ा धोखा है और उड़ता पंजाब नाम का आपने मूवी देखा होगा जिसमें ये दिखाया गया कि नैर्को टेररिज्म का पंजाब के ऊपर क्या असर हुआ है, काफ़ी असर हुआ है। तो हमने ये जो नैर्को टेररिज्म चल रहा है, हमारे युवक जो है इनसे बचाना है। अगर कोई आपके पहचान वाला युवक है जो इसका शिकार हुआ है तो उसे डी एडिक्शन सेंटर ले जाओ और जिसने उसे नारकोटिक्स दिया उसे पकड़ने में मदद करो। पाकिस्तान हमारे देश में फेक इंडियन करेंसी नोट्स को घुसा रहा है। ये माना जाता है आज हमारे जो हायर डिनोमिनेशन के जो नोट्स है, यानी कि 500 रुपये के नोट्स है, 2000 रुपीज़ के नोट्स है, ये पाकिस्तान, उसमें से कुछ नोट्स पाकिस्तान में प्रिंट किए जाते हैं, हमारे नोट को वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और शायद आपको पता होगा कि जो हमने 2-3 साल पहले जो डीमोनेटाइजेशन किया था, तब ये जो फेक नोट्स का परसेंटेज बहुत बड़ा था, जिससे हमें ये 5-6% जो नोट्स हमारे बैंक में सिस्टम में आई थी उसे निकालने में अभी मदद हो गई। और अभी आप देखते होंगे कि हर कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद हमारे नोट का साइज़ बदली हो जाता है, उसका कलर बदली हो जाता है, क्योंकि अगर एक ही साइज़ रखेंगे तो आईएसआई पाकिस्तान चाइना की मदद से उसे फिर कॉपी करेगा। इसलिए हम हमारे सिक्योरिटी डिज़ाइन बदली करते रहते हैं, सिक्योरिटी फीचर्स बदली करते रहते हैं, ताकि वो कारखाने को एक बार फिर से वो तैयार ना करे। कुछ लोग समझते नहीं है, वो बोलते हैं कि नोट की साइज़ आप अलग अलग क्यों बदली कर रहे हो। कारण यह है कि हमने फेक इंडियन करेंसी नोट्स का मुकाबला करना चाहिए। तो मैं आपको सावरकर स्ट्रेटेजिक स्टडी के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स है इसे कैसे पहचाना जाए, हमारे सिक्योरिटी फीचर्स है ये कैसे पहचाना जाए। सबसे बेस्ट एक्टिविटी ये है कि आप जो फिज़िकल करेंसी नोट्स है उसका इस्तेमाल कम से कम करो और डिजिटल पेमेंट करने की कोशिश करो, जिससे इसका आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो इसके सिवाय पाकिस्तान हमारे देश में हथियार भेजने की कोशिश करता है, नक्सलवादियों के लिए हो या दहशतवादियों के लिए हो, एक्सप्लोजिव्स भेजने की कोशिश करता है। आपको याद है कि 1993 में जब मुंबई में ब्लास्ट हुए थे, उसमें जो RDX आया था ये समुंदर से आया था, तो इसलिए कोस्टल सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसके ऊपर मैंने एक किताब भी लिखी हुई है। तो ये वहाँ से 26/11 का हमला भी वहाँ पे हुआ था, तो हमारा कोस्ट को हमने ठीक तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए। और कोई भी स्मगल्ड चीज़ हमारे कोस्ट लाइन के ऊपर आती है तो उसे नहीं लेना चाहिए। अगर आप में से कुछ लोग प्रदेश में जाते हैं, यानी कि नेपाल वगैरह के अंदर, तो वहाँ से चाइनीज़ ओरिजिन की कोई भी चीज़ मत लो, कोई भी, क्योंकि ये सब स्मगल्ड चीज़ हमारे लिए स्मगल की हुई है। नेपाल हो या अलग, और हमारे से कुछ लोग हैं अलग अलग जगह पे जाके ये चीज़ें लेके आते हैं, ये बिल्कुल मत करो। चाइनीज़ गुड्स को बाहर भी आप मत लो। इसके सिवाय एक और जो हिस्सा है जो है सबवर्शन ऑफ द सोसाइटी, जिसे ऑनलाइन जिहाद भी बोला जाता है। आपने आईसिस का नाम सुना होगा। आईसिस के अंदर आईसिस ने जो अपने रिक्रूटमेंट की वो उन्होंने ऑनलाइन की। उन्होंने इंटरनेट की ताकत बहुत है। आज आप देख रहे हैं कि आप काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं जो पिछले जो हमारा इस प्रकार की बातचीत हुई थी उसमें देखने वालों की संख्या 20-22 हज़ार के ऊपर चली गई थी। यानी कि तंत्रज्ञान का इस्तेमाल करके हम आपके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और शायद आप इस लिंक्स को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन इसका गैर उपयोग भी होता है। तो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन काफ़ी यूथ का हो गया। आज अगर आप स्टैटिस्टिक देखेंगे कि हमारे कितने यूथ उसमें फंसे हुए हैं, तो ये माना जाता है कि 20 से 25 हमारे यूथ जो है जो रेडिकलाइज होके आईसिस के अंदर चले गए थे वो मारे गए हैं। कुछ 50-100 होंगे
ये यूथ आज अभी भी बाहर है, जिंदा है। अगर आपके बारे में आपको उनके बारे में एग्जैक्ट डिटेल चाहिए तो हमारा एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसका उसका नाम है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उनकी वेबसाइट है, वहाँ पर आपको एग्जैक्ट फ़ोटोग्राफ और इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितने यूथ हमारे आईसिस की लड़ाई में मारे गए, कितने आज मिसिंग है और कितने और बाहर जा सकते हैं। तो ये हमारे जो यूथ है, अगर कोई रेडिकलाइज हो जाता है तो उसे वहाँ से रोकना चाहिए और डी रेडिकलाइजेशन जो प्रोग्राम है हमारे देश में इन लोगों के लिए करना चाहिए। तो ये ऑनलाइन जिहाद बोला जाता है कि जो आज भी चालू है। जो इस प्रकार के जो देशद्रोही वेबसाइट्स है, मैंने बहुत बार बोला है कि इससे सभी को आपने ब्लॉक करना चाहिए। अभी देखिए कि चाइना, पाकिस्तान हमारे खिलाफ अलग अलग प्रकार का प्रोपोगंडा करता है, वो हमारे पास पहुंच जाता है, लेकिन हमारा प्रोपोगंडा चीन में जाता है क्या? तो शॉर्ट आंसर है बिल्कुल नहीं। वहाँ पर उन्होंने फायर वॉल लगा के रखा हुआ है, कोई भी बाहर की चीज़ सेंसर किए बिना चाइना में पहुंच ही नहीं सकती। तो आज हमारी जिम्मेदारी क्या है कि ये जो प्रोपोगंडा वॉर है उसका विक्टिम मत बनो, और ये कोई भी चीज़ जो चाइना का समर्थन करती है, पाकिस्तान का समर्थन करती है, उसे आप आगे मत बढ़ाओ। आज पाकिस्तान ने इसलिए कि वो दहशतवाद पुनर्जीवित करने की उनमें क्षमता बहुत ही कम है, इसलिए कि वो लड़ाई लड़ने की क्षमता उनके अंदर बहुत ही कम है, इसलिए उन्होंने भी चाइना के मदद से एक प्रोपोगंडा वॉरफेयर हमारे साथ शुरू किया है। इसके बारे में मैं आपको 2 मिनट बताऊंगा। पाकिस्तान ने किया क्या है कि पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था जो ISI है, इसके बारे में तो हर एक भारतीय जानता है, लेकिन पाकिस्तान की एक संस्था है, इसका नाम है ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिसिटी रिलेशंस डिवीजन, यानी कि फौज की पब्लिक के साथ डील करने वाली एक डिवीजन है जो एक प्रोपोगंडा वॉरफेयर की मशीन बनी हुई है। उन्होंने क्या किया, हर हफ्ते वो पाकिस्तान में कंपटीशन करते हैं साइबर अटैक करने का, हैकिंग करने का, वगैरह वगैरह। और इस कंपटीशन में जो ब्राइट युवक होते हैं उनको वो बख्शिश देते हैं और उनको वो टास्क देते हैं कि आप ये साइट हैक करो, आप ये करो, यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करो वगैरह। और जो सबसे ब्राइट होते हैं उनको वो पाकिस्तान की जो साइबर आर्मी है उससे वो रिक्रूट करते हैं और उनको फिर हमारे देश के खिलाफ उल्टा काम करने के लिए बताया जाता है। आज माना जाता है कि ये जो साइबर वॉरियर्स जो पाकिस्तान ने किए हैं, कि जो एक मतलब साइबर के एक्सपर्ट्स है, 5000 के आसपास संख्या होगी, शायद ज़्यादा भी होगी, शायद काफ़ी बड़ी होगी, मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ। और उनका काम क्या है कि ट्विटर का इस्तेमाल करो, फेसबुक का इस्तेमाल करो और डिसइंफॉर्मेशन या मिसइंफॉर्मेशन या प्रोपोगंडा हमारे देश के ऊपर करते रहो। समझो एक आधा कोई फेमस इंडियन है, उनके नाम से एक फेक फेसबुक अकाउंट करो और बोलो कि वो इस प्रकार से बोल रहा है। कुछ लोग सोचेंगे कि अरे भाई ये फेमस व्यक्ति है, अगर इसने बोला है तो शायद सच ही होगा, लेकिन बाद में पता लगेगा कि ये अकाउंट ही फेक था। फेक ट्विटर हैंडल शुरू किया है। अभी हर एक फेमस व्यक्ति है, उसका अपना ट्विटर हैंडल होता है, वो उससे जो उसके कमेंट्स है वो ट्वीट करता है। अगर उसके नाम से जो फेक ट्विटर हैंडल शुरू हो गया तो ऑब्वियसली प्रोपोगंडा हो जाता है। फिर कुछ दिन के बाद पता लगता है कि ये जो ट्वीट किया था वो उस व्यक्ति ने नहीं किया था, बल्कि वो पाकिस्तान से वगैरह आया था। तो ये जो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर जो बहुत बड़ी इंक्रोचमेंट की हुई है, वो लद्दाख में किए हुए इंक्रोचमेंट से 100 गुना ज़्यादा है। तो इसे रिप्लाई करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम सभी ने एक साइबर सोल्जर बनना चाहिए और हमारी देश के राष्ट्रहित का सोशल मीडिया के ऊपर रक्षण करना चाहिए। मुझे भरोसा है कि आप ये करते होंगे। पाकिस्तान हमारे साथ लड़ाई केवल पाकिस्तान से लड़ता है ऐसे नहीं, पाकिस्तान की जो एम्बसीज है, यानी कि उनकी जो वकीलात है अलग अलग देशों में, वहाँ पर भी हमारे खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए जाते हैं। एग्जाम्पल देना हो तो पाकिस्तान की वकीलात आज नेपाल में है, आज वो श्रीलंका में है, आज वो मालदीव में है, आज समझ लीजिए वो म्यांमार में है, आज वो बांग्लादेश में है। वहाँ पर भी जो उनके वकीलात है, वहाँ पे ISI के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर होते हैं और वहाँ से वो हमारे देश के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन करते हैं। यानी कि ये मत सोचो कि फेक इंडियन करेंसी नोट सिर्फ पाकिस्तान सीमा से आ रहा है, वो बांग्लादेश सीमा से भी आ रहा है, वो नेपाल सीमा से भी आ रहा है, वो समुंदर से भी आ रहा है।
वो श्रीलंका से भी आ रहा है। तो हमें इस सीमा को भी गार्ड करना पड़ेगा और पाकिस्तानी वकीलात जो इस देश में है उनके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। जो नैरकोटिक्स आता है केवल वो साउथ ईस्ट एशिया से नहीं आता या म्यांमार से नहीं आता, वो अलग अलग जगह से आ जाता है इंक्लूडिंग सी, तो उसका इस्तेमाल होता है। अगर आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले श्रीलंका में काफ़ी सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, काफ़ी सारे लोग मारे गए। उनके जो दहशतवादी थे, उन दहशतवादियों का अड्डा हमारे साउथ में जो स्टेट से केरला और तमिलनाडु वहाँ पर था। तो ये कुछ दहशतवादी समुंदर से श्रीलंका में आ जाते हैं और वहाँ से समुंदर से जो हमारा तमिलनाडु का कोस्ट लाइन है, अगर आप मैप देखेंगे तो वहाँ तमिलनाडु से जो धनुषकोडी नाम का जगह है वहाँ से समुंदर बहुत ही पास में है, जिसे हम हमारी राम सेतु बोला है कि राम सेतु है कि एक वो अभी भी खड़कों की एक लाइन है जहाँ मानते हैं कि वहाँ से राम ने एक अपना ब्रिज बनाया था, राम सेतु, और फिर वो श्रीलंका में राम लड़ाई के लिए गए थे। तो ये वहाँ से ये इन्फिल्ट्रेशन अभी होता है फेक इंडियन करेंसी नोट्स का, दहशतवादियों का, उनके सपोर्टर्स का। अगर वो किसी को बाहर ले जाना चाहते हैं आईसिस पे जाने के लिए तो इन सीमा का भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो नेपाल की जो उनकी जो एम्बेसी है एक बहुत बड़ा अड्डा है जहाँ पे ये उल्टे काम किए जाते हैं। हम उनके ऊपर नज़र रखते हैं लेकिन फिर भी काफ़ी बार उनको कामयाबी मिलती है। एक अच्छी चीज़ जो ये हुई वो ये कि श्रीलंका जो बांग्लादेश था वहाँ पर भी वहाँ पर भी क्या बोलेंगे कि वहाँ से भी गड़बड़ होती थी, लेकिन बांग्लादेश का अभी हमारे साथ संबंध अच्छा है। तो इसलिए बांग्लादेश ने जो आईएसआई के वहाँ के ऑपरेशंस थे उसे रोका है। जब खलीदा जिया प्रेसिडेंट थी बांग्लादेश की तो उस समय बहुत ही उल्टे काम होते थे और एक दहशतवादी ग्रुप है जमात इस्लामी बांग्लादेशी, आज माना जाता है कि उसके अड्डे हमारे वेस्ट बंगाल में है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज जो वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है हसीना जी, वो एक भारत की दोस्त है, तो ये भारत के खिलाफ जो उल्टे काम हो रहे हैं उसे उसने रोका है। जो इंसर्जेंट्स के कैंप जो वहाँ पे थे नागा बंडखोरों के, उसने उनको भगा दिया है और काफ़ी सारों को हमारे हाथ में पकड़ा दिया है। तो वो एक बॉर्डर थोड़ी सुरक्षित अभी ज़रूर हुई है, लेकिन अभी और ज़्यादा सुरक्षित करने की ज़रूरत है। और जो इस प्रकार की वकीलातें आईएसआई ऑपरेशन जो दूसरे देश से हमारे ऊपर होते हैं, इसे भी रोकने की ज़रूरत है। अभी नेक्स्ट मुद्दा जो मैं बोलना चाहूँगा कि वो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान कनेक्शन के बारे में। इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि इसे हम अफ़पाक बोलते हैं कि जब पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान का भी बातचीत साथ में ही हो जाता है। तो ये क्या चीज़ है? अफ़गानिस्तान नाम का देश 3 या 4 करोड़ उसकी पॉपुलेशन है, वहाँ पर बहुत ही अनरेस्ट है, कौन किन के साथ लड़ रहा है पता नहीं है। लेकिन मैं इसलिए कि समय की कमी है, मैं 5-10 मिनट में बात करूँगा अफ़गानिस्तान की। और इम्पॉर्टेंट यह है कि अफ़गानिस्तान से हमें क्या धोखा है और इस धोखों को हम किस प्रकार से मुकाबला कर सकते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। क्योंकि कोई भी देश है कहीं पर भी हो, उसका हमारे से क्या मतलब है, हमें वो क्या तकलीफ़ दे सकता है, अगर ये आपको समझ में आ जाए तो हम हमारी देश की रक्षा जो है ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आज अभी बोला जाता है कि आज अफ़गानिस्तान में अफ़गान आर्मी है, वहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अब्दुल गनी उनके प्रेसिडेंट है जिन्होंने डेमोक्रेटिकली वो जीते हुए हैं। और आज तालिबान उनके खिलाफ लड़ रही है, अफ़गान गवर्नमेंट के खिलाफ, और अलकायदा उनके खिलाफ लड़ रही है, और आईसिस ये भी उनके खिलाफ लड़ रही है। तालिबान चाहती है कि वो उस पूरी पाकिस्तान को वो कैप्चर कर ले, और तालिबान को पाकिस्तान का 100% सपोर्ट है। जो अफ़गानिस्तान आर्मी है उसे जो अमेरिकन आर्मी है वो सपोर्ट करती है। संख्या अभी काफ़ी कम हो गई है, लेकिन एरियल सपोर्ट हो या ड्रोन का सपोर्ट हो या इंटेलिजेंस सपोर्ट हो या लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, वो उनसे किया जाता है। और अभी अमेरिका में इलेक्शन होने वाला है अक्टूबर-नवंबर के अंदर मेरे ख्याल से। तो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उन्होंने आश्वासन दिया था अपने पब्लिक को कि हमारी फ़ौज जो वहाँ पर है अफ़गानिस्तान में, ये एक बॉटमलेस पिट है, वहाँ की लड़ाई के हम कभी नहीं जीत सकते, तो वहाँ से मैं उनको वापस लेकर आऊँगा। तो इसलिए अगर अफ़गानिस्तान से अगर
अमेरिकन सैन्य चला जाए तो एफिशिएंसी अफगान आर्मी की बहुत ही कम होगी, तालिबान का कंट्रोल पूरा हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान को मदद होगी और तालिबान का इस्तेमाल पाकिस्तान फिर हमारे कश्मीर के अंदर या हमारे खिलाफ दहशतवाद फैलाने के लिए करेगा। अफ़गानिस्तान की एक शॉर्ट हिस्ट्री आपको समझना इम्पॉर्टेंट है। अफ़गानिस्तान ये ऐसा देश है, वो हिस्ट्री में कोई भी सुपर पावर उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकी। आपको याद होगा कि 19वीं सेंचुरी के अंदर 19वीं सेंचुरी के अंदर ग्रेट ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड ये एक अकेली सुपर पावर थी और ऐसे बोला जाता था कि सन नेवर सेट इटसेल्फ ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर सूर्यास्त नहीं होता था। उन्होंने अफ़गानिस्तान में जाने की कोशिश की और अफ़गानिस्तान को जीतने की कोशिश की। 10 साल 4 वॉर्स वहाँ पे लड़ाई हुई, इंडो अफ़गान वॉर 1, 2, 3, 4। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन जिन्होंने पूरी दुनिया को कब्ज़ा किया था, वो अफ़गानिस्तान के ऊपर कभी कब्ज़ा नहीं कर पाए। 1980s के अंदर सोवियत यूनियन ये बहुत बड़ी शक्ति थी, वो नंबर 1 की सुपर पावर थी। बाद में वो टूट गई, वो बात अलग है, लेकिन वो एक महाशक्ति थी। तो उन्होंने अफ़गानिस्तान में आना चाहा और 1980 से लेकर 90 तक उन्होंने अफ़गानिस्तान को कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन उनका वहाँ पे कंप्लीट फेल्योर हुआ। याद रहे कि सोवियत यूनियन की आर्मी कोई पेपर टाइगर्स नहीं थे, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था। उनके जो जनरल्स थे वो बहुत ही एक्सपीरियंस थे। आपने मार्शल झुकाव का नाम सुना होगा, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड का नाम सुना होगा, बैटल ऑफ लेनिनग्राड का नाम सुना होगा। रशिया ने जर्मन आर्मी का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पराभव किया था। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आर्मी, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप अफ़गानिस्तान में आई। 10 साल कोशिश की, वहाँ से वो हार के चले गए, यानी कि उस आर्मी का भी अफ़गानियों ने पराभव किया। इसके बाद जो अभी की एक ही सुपर पावर बची है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 2013 के बाद जब से ये ट्विन टावर अटैक हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर से, वो अफ़गानिस्तान को कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी जाने का समय भी आ गया है, लेकिन अभी भी वो वहाँ पे कुछ नहीं कर पाए। याद रखें कि यही अफ़गानिस्तान के जो दहशतवादी है, या वो अलकायदा के हो या आईसिस के हो या तालिबान के हो या अलग अलग पक्षों के हो, इनको पाकिस्तान ने पिछले बहुत साल से कश्मीर में डालने की कोशिश की। एक समय था जब कश्मीर के अंदर 40% से ज़्यादा दहशतवादी वो फॉरेन वाले थे, ये बाहर से आए हुए थे, यानी कि वो कश्मीरी नहीं थे, ज़्यादातर अफ़गानी थे। लेकिन इंडियन आर्मी ने उनके साथ मुकाबला किया और उनको पूरा तोड़ दिया। जो 3 सुपर पावर्स नहीं कर पाई, इंग्लैंड इन 19th सेंचुरी, सोवियत यूनियन 1980 से लेकर 1990 तक और अमेरिका अभी, इसका कमर हमने तोड़ा हुआ है। आज जो फॉरेन टेररिस्ट है उनका परसेंटेज बहुत ही कम हुआ है। लेकिन पाकिस्तान अगर तालिबानी अमेरिका चली जाती है, तालिबान का राज्य पक्का होगा, तालिबान का राज्य होगा तो हज़ारों लाखों तालिबानी जो आज हाथ में शस्त्र लेके घूम रहे हैं वो मिलेंगे, तो पाकिस्तान उनका इस्तेमाल हमारे खिलाफ करेगा। तो ये एक हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है आगे आने वाले दिनों के अंदर। अभी हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे, हमने वहाँ पर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी रखी हुई है, हम वहाँ पे नज़र रखे हुए हैं। अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ हमारा बहुत ही अच्छा रिश्ता है, काफ़ी सारे अफ़गानीज़ आज हमारे देश में पढ़ाई कर रहे हैं। तो लोगों के साथ हमारा रिश्ता अच्छा है। लेकिन तालिबान जो शायद सत्ता में आएगी वो किस प्रकार से बात करेगी, इसके बारे में अभी हम बोल नहीं सकते हैं। आशा करते हैं कि वो हमारे भी दोस्त बन जाएंगे। आज पाकिस्तान तो ये अफ़गानिस्तान का हमारे लिए धोखा, इसके बारे में मैंने बात की और अगले मेरे ख्याल से 3 या 4 मिनट में मैं भी रुकने वाला हूँ कि मेरा 1 घंटा ख़त्म हो जाएगा और 5-10 मिनट के लिए हम क्वेश्चन आंसर्स की सेशन करेंगे। तो इस प्रकार से अफ़गानिस्तान के दहशतवादी तालिबान के हो, अलकायदा के हो, आईसिस के हो, उसे पाकिस्तान हमें अंदर डालने की कोशिश करेगा। तो इसलिए हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। यही कारण है कि चाइना पाकिस्तान को मदद करता है। तो जिस प्रकार से बहुआयामी लड़ाई
चाइना और पाकिस्तान हमारे खिलाफ लड़ रहा है, जिसे मैंने हाइब्रिड वॉर के नाम से पुकारा था। इसी प्रकार की बहुआयामी लड़ाई जो है हमने चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ भी लड़नी चाहिए। शायद कोशिश हो रही है, शायद उसे हमें काफ़ी सारी कामयाबी मिली है, इसलिए कि अभी मैंने रोकने का समय आ गया है। तो लोग पूछते हैं तो पाकिस्तान के साथ क्या करना है, पाकिस्तान के साथ हमारा रिलेशंस क्या होगा। शॉर्ट में मैं बोलना ये चाहूँगा कि पाकिस्तान हमारा कभी भी दोस्त बनना ये मुश्किल है। 50s के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने कोशिश की थी पाकिस्तान से मित्रता करने की, वो फेलियर हो गए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कोशिश की, फेलियर हो गए। 71 में इंदिरा गांधी जी ने कोशिश की, फिर भी फेलियर हो गए। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोशिश की, उसमें भी यश नहीं मिला। जो हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी अपने पहले टेन्योर के पहले दिन ही कोशिश की पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने की, लेकिन हालात यह है कि ये नहीं हो पाया। तो पाकिस्तान के साथ सॉल्यूशन क्या है? बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान के अगर अलग अलग टुकड़े हो जाए तो ये सबसे ज़्यादा होगा। बलूचिस्तान अलग होना चाहता है तो उसे शायद इंडिपेंडेंस दिया जाए। जो वज़ीरिस्तान का एरिया है वो अफ़गानिस्तान को मिलना चाहता है तो वो होना चाहिए। जो ईरान के साथ लगा हुआ है हिस्सा तो ईरान को मिलना चाहिए, और पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जो जम्मू कश्मीर है वो हमें मिलना चाहिए। शायद ये एक तरीका है आगे। क्या उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं? मुझे तो नहीं पता, मैं तो अभी एक रिटायर्ड फ़ौजी हूँ, मैं मेरी खुद की राय तो दे सकता हूँ। लेकिन पाकिस्तान और चाइना का जो हाइब्रिड वॉर है, लड़ाई है, ये बहुत दिन चलने वाला है। यही आपके लिए मैसेज है, और इसके लिए हमने तैयार रहना चाहिए। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो चिल्लाओ मत, टैक्स बढ़ जाता है तो चिल्लाओ मत, अगर इनकम टैक्स बढ़ता है तो चिल्लाओ मत। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश करो। तो यहीं पर मैं अभी रुकने वाला हूं, और आगे जो 10 मिनट है कुछ सवाल आपसे आए हुए हैं, इन सवाल को मैं लेने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले कुछ लोग बोल रहे हैं कि लेक्चर अच्छा है, हम शेयर करेंगे। तो ज़रूर शेयर करना ये सभी के साथ, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है जिसमें हम सब सोल्जर्स हैं। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि मैंने शेयर किया था, मुझे अच्छा लगा, थैंक्स अ लॉट। आप अपने दोस्तों के साथ, हर एक इंफॉर्मेशन वॉरियर बनना चाहिए, दोस्तों के साथ शेयर करो। कुछ लोग घोषणा दे रहे हैं जय हिंद वगैरह, अच्छी बात है, जय हिंद तो बोलना ही चाहिए, स्वतंत्र वीर सावरकर की जय बोलना ही चाहिए, छत्रपति की जय बोलना चाहिए। लेकिन आज ज़रूरत यह है कि जय बोलना अच्छी बात है, कोई किसी के मन में शक तो नहीं है, लेकिन हमने कृतिशील नागरिक बनने की ज़रूरत है। हम एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं? हम इंफॉर्मेशन वॉरियर बन सकते हैं, हम चाइनीज़ गुड्स को बॉयकॉट कर सकते हैं, हम फेक इंडियन करेंसी नोट को कैसे ढूंढना ये ढूंढ सकते हैं, हम नैर्को टेररिज्म के खिलाफ अगर कोई युवक जाता है तो उसे डीएडिक्ट करने की मदद कर सकते हैं, हम हमारे जो इतर देशवासी है उसे हेल्प कर सकते हैं। सरकार की अलग अलग स्कीम्स है। एक एग्जांपल देता हूँ कि एक स्कीम है उसमें मुद्रा योजना, कि लोगों को सरकार कर्जा देती है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको मदद करो। सरकार की स्किल इंडिया नाम की चीज़ है, अब आपके कोई दोस्त है उनको वहाँ पे डालो। तो यानी कि इंफॉर्मेशन ये एक आपके हाथ में पावर है। आप इसीलिए कि पढ़े लिखे हैं, आपके पढ़े लिखने का फ़ायदा आप जो आपके इतर भारतीय है उनको दो, ताकि हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाए। और मैं ये बोलूँगा कि एक रिसर्च हुआ था कि जो सब देश है, ये देश महाशक्ति कैसे बनते हैं, ग्रेट कैसे बनते हैं। देश महाशक्ति बनता है क्योंकि उसकी साइज़ बड़ी होती है? नहीं, कुछ छोटे साइज़ के देश भी महाशक्ति बने हैं, जैसे सिंगापुर है, जापान है। देश महाशक्ति बनते हैं इसलिए कि वो वहाँ पे वेदर अच्छा होता है? नहीं, जो देश महाशक्ति बने रशिया वगैरह, उनका वेदर बहुत ही एक्सट्रीम रहा है। देश महाशक्ति बनता है क्योंकि उनके पास नेचुरल रिसोर्स है? नहीं, कुछ लोग हैं जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, जैसे जापान हर एक चीज़ बाहर से लाता है, फिर भी वो महाशक्ति बना है। एक इस रिसर्च में एक पाया गया, वो ये है कि वो देश महाशक्ति बनता है जिस देश के नागरिक अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। देश से मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये कंसेशन चाहिए, कीमत ये कम करो, टैक्स ये कम करो, ये नहीं। देश के रूल्स फॉलो करो, देश के कानून फॉलो करो। विद्यार्थी है तो अभ्यास करो, शिक्षक है तो द्रोणाचार्य बनो, अगर आप कोच है
तो गोपी चंद बनो, अगर आप स्पोर्ट्समैन है तो पीवी सिंधु बनो, अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट है तो आप जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके मुताबिक बनो, अगर आप स्टार्टअप वाले हैं तो आप फेसबुक का पत्ता काट दो, अगर आप स्मॉल स्केल सेक्टर वाले हैं तो ये जो इंडस्ट्री जो चाइना से आ रही है उनको हरा दो। यानी कि आज हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं इस फील्ड में हमें वर्ल्ड क्लास बनने की ज़रूरत है। आज जो हमारा जो इंडियन नागरिक है ये दुनिया का सबसे वर्ल्ड क्लास नागरिक बन के किसी भी क्षेत्र में आप रहो, कोई उसकी फिक्र नहीं है। सोशल वर्कर से तो इतना अच्छा सोशल काम करो कि दुनिया की पूरी प्रगति हो जाएगी। तो ये हर एक क्षेत्र हमारी देश के लिए इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमी को एफिशिएंट बनाओ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अलग अलग जो ऐप्स है उसको बैन करो, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बैन करो। एक स्टार्टअप में एक ने ऐप तैयार किया है कि जो पहचान लेता है कि आपके पास कोई चाइनीज़ ऐप है क्या, उसको ज़रूर निकाल दो। जो चीनी चीज़ें है उसको बंद कर दो। दीपक नेगी बोल रहे हैं कि जय हिंद जय भारत, अच्छी बात है। बाला साहब का भी वही कहना है। सुनील वालावरकर जी बोल रहे हैं, सत्यवीर सिंह जी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा सत्यवीर सिंह जी आप आगे बढ़ाइए। साक्षी अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि मैं आगे फॉरवर्ड करने वाली हूँ। सावरकर जी बोल रहे हैं कि वंदे मातरम। हेमंत तांबट जी बोल रहे हैं जय हिंद। चंद्रशेखर गुरव जी बोल रहे हैं जय हिंद। साक्षी अग्रवाल बोल रहे, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि ये राइफ़ल वहाँ कौन देता है, क्या हम सेना उनको पकड़ने में मदद नहीं कर सकती। मैंने जो राइफ़ल का इस्तेमाल शब्द बोला था, पाकिस्तान में राइफ़ल वहाँ पे बनाई जाती है AK-47। जैसे हमारे पे कॉर्नर पे पंक्चर रिपेयर की शॉप होती है या किसी रिपेयर की शॉप होती है, तो वैसे हथियार बनाना ये एक पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्री है और वो स्मॉल आर्म्स पूरी दुनिया को बेचती है। तो इसलिए जो बेचते हैं तो उनके पास भी आ जाता है जिससे उनका नुकसान होता है। मतलब इसका पाकिस्तान को स्मॉल आर्म बेचने से फ़ायदा तो होगा, लेकिन जब उनकी सोसाइटी के अंदर हर एक के पास अगर राइफल चली जाए तो हिंसाचार बढ़ता है कि जो उनके लिए एक नुकसान है। ओके, उसके बाद काफ़ी सारे एक दूसरे को सैल्यूट कर रहे हैं, इंडियन आर्मी को सैल्यूट कर रहे हैं। इंडियन आर्मी के पीछे खड़ा होने का मतलब है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में उनको मदद करो। कोई भी आर्मी के बारे में उल्टी बात करता है तो उसको बोलो ये सही नहीं है। अगर टैक्स ज़्यादा बढ़ाया जाए तो उसके लिए तैयार हो जाए। एक मैं चीज़ बोलना इसमें भूल गया कि कोरोना का पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही बुरा असर हो गया है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन तकरीबन 20 करोड़ के आसपास है और अगर आप देखें कि पर 1000 आप कोरोना पेशेंट देखें तो पाकिस्तान के पेशेंट्स आज हमारे से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है। और पाकिस्तान की मेडिकल सिस्टम इतनी पुअर है कि कौन किससे मरा है उनको पता ही नहीं लगता है। पाकिस्तान में कोरोना का बहुत ही ज़्यादा असर है, लेकिन क्योंकि वो लॉकडाउन नहीं कर पाए क्योंकि लोग गरीब है वगैरह वगैरह कारण इमरान खान दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोगों की हेल्थ के ऊपर नज़र नहीं रख रहे हैं। वो नज़र रख रहे हैं कि दहशतवाद कैसे किया जाए। और एक न्यूज़ आई थी कि कुछ कोरोना पेशेंट्स वो नेपाल सीमा से हमारे देश के अंदर घुसाना चाहते थे, वो नहीं हो पाया, वो बात अलग है। सैन्य युद्ध के लिए तैयार है तो लोगों ने किस प्रकार की तैयारी करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है, शायद इसमें ज़्यादा समय लगेगा बात करने के लिए। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो आम आदमी है, पूना में है, मुंबई में, कहीं पर भी है, आपने अपना कान और आँख खुला रखना चाहिए। आपके एरिया में कुछ गलत चीज़ हो रही है, फेक इंडियन करेंसी नोट्स आया है, नारकोटिक्स आ रहा है, कुछ उल्टी काम होने वाले हैं, तो उसकी खबर आप पुलिस को दे सकते हैं। क्योंकि इतना बड़ा शहर, एग्जाम्पल लीजिए पूना का, 8000 ही पुलिस है, कहाँ कहाँ देखते रहेंगे वो। अगर हम सब लोग हमारा आँख और कान खुला रखेंगे तो हम हमारी सोसाइटी को सेव कर सकते हैं। अभी हमारी महिला सुरक्षित नहीं है, हमारे सीनियर सिटीजन सुरक्षित नहीं है, कायदा सुव्यवस्था के अंदर काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है। तो हम जिस इलाके में आप है, स्वतंत्रवीर सावरकर ने बोला था कि हर एक आदमी ने एक सोल्जर बनने की ज़रूरी है। उनका कहना मतलब ये था कि हाथ में बंदूक लेके नहीं घूमना है आपने, जहाँ पर भी आप है, आँख और कान खुला रख के अपने सोसाइटी को सेव करो। और यही आँख और कान आप खुला रखो
सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया में हमारे खिलाफ कोई आर्टिकल आ गया, तुरंत एडिटर को बोलो कि आपने ये लिखा, ये गलत है। टीवी पे कुछ बातचीत होती है कि कोई आदमी बोलता है कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, गलत है तो उसको बोलो, यानी कि डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर से मुकाबला करो, ये आप कर सकते हैं। सभी ने गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, वो तो बात आपकी बिल्कुल ही सही है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना ही चाहिए। गवर्नमेंट का सपोर्ट का मतलब क्या है कि भारत माता की जय से गवर्नमेंट सपोर्ट होगा क्या? नहीं, उसका मतलब यह है कुछ कृतिशील नागरिक, गवर्नमेंट, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि बहुत सारी स्कीम्स हैं। एक है आयुष्मान भव, जिसमें जो पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको बीमा मिलता है, जिससे वो अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छी कर सकते हैं। अगर आपके कुछ दोस्त हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, आपके पास काम करने वाली कुछ मेड सर्वेंट्स है, कुछ ड्राइवर है, जो भी है, अगर उनको ये लागू है तो उनको मदद करो। मुद्रा योजना है, जिससे गरीब अपना उद्योग धंधा शुरू करते हैं, कोई बचत गट है, कोई पापड़ बना रहा है, कोई पिकल बना रहा है, तो उससे वो लोन मिल सकता है। अगर कोई युवक है, वो 8वीं 9वीं पास हो गया, जॉब ढूंढ रहा है, तो उसके लिए एक प्रोग्राम है स्किल इंडिया, ऑलमोस्ट फ्री प्रोग्राम है ये। स्किल इंडिया से आप तैयार करो। आज अगर आप विद्यार्थी है, मैं एक पॉइंट ये रिपीट करना चाहूँगा, अच्छा हो गया कि आपने ये सवाल पूछा कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ और गवर्नमेंट को हम कैसे सपोर्ट करेंगे। आज हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है, पुणे यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर आप जाइए, पुणे यूनिवर्सिटी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे स्वतंत्र वीर सावरकर अध्यक्ष यानी कि मेरा ही नाम मिलेगा। वहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स, काफ़ी सारे वीडियोस वहाँ पे मैंने डाले हैं, आप ज़रूर जाके उसमें पढ़ना। सब बहुत सारे वीडियोस वहाँ पे अपलोड किए हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि हमारी सरकार ने अभी हजारों किताबें डिजिटाइज करके नेट पे डाली है। पहले पुराने दिनों में अगर आपने समझो मैनेजमेंट की स्टडी करनी है, लॉ की स्टडी करनी है, तो आपको किताब खरीदना पड़ता था। अभी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हर एक किताब आपको डिजिटली अवेलेबल है। ये डिजिटल लाइब्रेरी की भी लिंक मैंने, जो मेरा स्वतंत्र वीर सावरकर जो अध्ययन है वहाँ पे डाली हुई है। वहाँ पे हजारों लाखों किताबें आप अपने मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर पढ़ सकते हो। ये एक रिवॉल्यूशन हमारे सरकार ने किया है, लेकिन इसकी खबर अगर विद्यार्थियों के पास ना पहुँचे तो इसका क्या फ़ायदा है। तो कृपया जो विद्यार्थी मित्र है उनको बोलो कि क्या विषय चाहिए आपको, सभी वीडियोस अवेलेबल है, सभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आप पढ़ाई करना चाहेंगे तो स्काई इज़ नॉट द लिमिट, डिजिटाइज रिकॉर्ड हो गया। और आपको पता है कि सावरकर राष्ट्रीय स्मारक ने भी जो स्वतंत्र वीर की जो किताबें थी वो पूरी डिजिटाइज की है, उसमें से सब चीज़ आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस नॉलेज जो पावर है, उसे बोला जाता है कि 21st सेंचुरी में नॉलेज इज़ पावर, और जो देश नॉलेजेबल बनेगा वो देश दुनिया के ऊपर राज करेगा। तो हमने सभी ने नॉलेजेबल बनने की ज़रूरत है, और ये सब इंफॉर्मेशन आप अवेलेबल है। आज मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारे कुछ भारतीय है जो परदेश में चले गए, 3 करोड़ से ज़्यादा, वहाँ से उन्होंने ग्रुप्स तैयार किए हुए कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अमेरिका में है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस यूरोप में है, जो वो हमारे लोगों के पास देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ग्रुप में भी आप जाओ। तो इस प्रकार से नॉलेज शेयर करो, नॉलेज बांटो, ताकि हम सब एक वर्ल्ड क्लास सिटीजन बने। सबसे बड़ा सिटीजन कौन इस देश का? लोग जापान का नाम लेते हैं, जापान और का नाम लेते हैं, लेकिन वो नाम रिप्लेस होना चाहिए। मैं जापान का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन वो रिप्लेस होना चाहिए इंडियन। द बेस्ट सिटीजन्स आर द इंडियन सिटीजन्स, द मोस्ट पेट्रियाटिक आर द इंडियन सिटीजन्स। नरेंद्र केनी जी बोलते हैं कि इस प्रकार की व्याख्यानें आयोजित होना चाहिए, जागरूकता बढ़ती है। आप धन्यवाद, आप जरूर ये शेयर करिए। सुरवेश जी जय हिंद बोल रहे हैं, मधु पांडे जी जय हिंद बोल रही है, साक्षी अग्रवाल जी बोल रही है कि जो फेक अकाउंट्स होते हैं उससे बंद करने में आप कैसे मदद कर सकते हैं। जो आईपी एड्रेस जो हमारे देश के अंदर है, उसका आईपी एड्रेस एक टिपिकल चीज़ से शुरू होता है। जो कुछ आईपी एड्रेस जो पाकिस्तान से है, चाइना से है, या बाहर से देश से आए हैं, आप पहचान सकते हैं। इसे पूरा एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये नहीं कर पाऊँगा। मैं सावरकर स्मारक को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे देश का आईपी एड्रेस और जो पाकिस्तान या चाइना से आता है या मिडिल ईस्ट से आता है, या आईपी एड्रेस के इसके ऊपर है, किसी एक्सपर्ट से
एक छोटा सा आर्टिकल लेके अपलोड कर दे सावरकर स्मारक के वेबसाइट के ऊपर, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास हमेशा रहेगी। लेकिन ये आप आराम से पता कर सकते हैं कि ये कौन सा फेक है, और जो फेक अकाउंट्स है इसे वो उसकी लिंक सीधा आप साइबर पुलिस के पास भेजो, ताकि या तो उसको ब्लॉक किया जाए या उसको पकड़ा जाए। तो आप आँख और कान रहो, और जो भी आपको सस्पिशियस लग रहा है उसकी लिंक आप पुलिस के पास भेजो। मुझे भरोसा है कि वो करेंगे। हम सब इकट्ठा होंगे। कश्मीर में आतंकवादियों को रोकने के लिए, हथियारों की सप्लाई रोकने के लिए हमारी सेना को क्या करना चाहिए। सेना की फिक्र मत करो, सेना बहुत ही कामयाब है। आप बस जो युद्ध हमारे बीच में चल रहा है, सेना की लड़ाई कैसे लड़ते हैं ये अलग विषय है, उसकी फिक्र मत करो। मेरे से भी 100 गुना ज़्यादा अच्छे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो कॉम्पिटेंट है। करना क्या चाहिए, हाउ टू डिफीट चाइना, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग स्तर के ऊपर चाइना जिस प्रकार से हमारे खिलाफ अलग अलग वॉर्स लड़ रहा है, उसी प्रकार से एक ही साथ हमें उनके खिलाफ वॉर्स लड़ने पड़ेंगे। अभी जो जयोस्तुते, जय हिंद, अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। आपने कहा, हेमंत तांबड़ जी बोल रहे हैं और राडकर जी बोल रहे हैं कि हम सुपर पावर बनने चाहिए। हम सुपर पावर बनेंगे। मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम होंगे कामयाब जब 130 भारतीय कंधे को कंधा लेके काम करेंगे। तो नीतीश राघव जी बोल रहे हैं कि घर के गद्दारों के बारे में क्या करें। घर की गद्दारी है हमारा बहुत ही पुराना प्रॉब्लम रहा हुआ है, इसके बारे में शायद हम आगे, ये जो गद्दार है, मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि गद्दारों के खिलाफ आप तो कार्रवाई नहीं कर सकते, केवल पुलिस ही कार्रवाई या मतलब सिक्योरिटी एजेंसी से कार्रवाई कर सकती है। तो उनकी इंफॉर्मेशन अगर आप पुलिस के पास भेजोगे तो शायद पुलिस उनको कानून के नीचे कार्रवाई करेगी। तो इसीलिए बस पहुँचाते रहो, ये वगैरह करो। जय श्री राम, सावरकर जी के बारे में लोगों के पास पहुंचना चाहिए वगैरह वगैरह। रिस्पांस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अभी समय हो गया है आपसे विदा लेने का। तो मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूं कि इस सब नॉलेज का, ये सब चीज़ें आपको बोलना, किसी को डराना, ये उद्देश्य नहीं है। हमारे विद्वान थे चाणक्य, उन्होंने बोला था, जो शत्रु के बारे में अगर आपको चीज़ पता है तो आप हर एक लड़ाई में उसका पराभव कर सकते हैं। शत्रु का बर्ताव कैसे है, उनके पास क्या चीज़ है, वो लड़ते कैसे हैं, उनके वीक पॉइंट्स क्या है, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है। वीक पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए हम उनके खिलाफ लड़ सकते हैं। तो यही इरादा है कि इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए चाइना और पाकिस्तान की जो इविल एक्सिस है उनको डिफीट करना। और एक बार चाइना के गुड्स का फिर बॉयकॉट करो, इंफॉर्मेशन वॉरियर बनो, लोगों के पास खबर पहुंचाओ। और फिर ये इसका जो अगला अध्याय है नेक्स्ट संडे इसी समय हम मिलेंगे, और तब हम एक पहलू लेंगे हमारे देश के सुरक्षा का, जिसके बारे में आपको खबर मिल जाएगी। आज का जो वीडियो है उसको लाइक करो, लाइक व्हाट्सएप पे मत करो, उसको फेसबुक के ऊपर लाइक करो, उसको यूट्यूब के ऊपर लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजने की कोशिश करो। मैं यहीं पर रुकता हूँ। जय हिंद।